हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो सी लैंग्वेज में हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लूप होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है, तीनों लूप में डिफरेंसेस हैं। तीनों लूप को यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस पर आएंगे कि किस लूप को हम किस पर्पस से यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं रिकर्सन और लूप में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटी है। ठीक है, एक चीज कंफर्म है, जो प्रोग्राम या फिर जो कोडिंग प्रॉब्लम हम लूप से सॉल्व करते हैं या फिर रिकर्सन से सॉल्व करते हैं, सॉल्व दोनों से हो जाएगा। ठीक है, बट लूप इन टर्म्स थोड़ा सा क्या बोले एफिशिएंट ज़्यादा होता है रिकर्शन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब भी रिकर्शन अब कॉल होता है हमारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उसमें क्या होता है, उस रिकर्शन जो रिकर्सिव फंक्शन होता है ना, उसको स्टैक में मेमोरी मिलता है। ठीक, जितना बार फंक्शन कॉल किया उतना बार उसके लिए अलग मेमोरी स्टैक क्रिएट होता है, अलग मेमोरी स्टैक क्रिएट होता है। और अगर उसी चीज़ को हम लूप से सॉल्व करते हैं तो लूप क्या होता है, लूप बार बार खुद का कॉपी क्रिएट नहीं करता है, उसी उस फंक्शन के डेफिनेशन में उसका जो भी कंडीशन लिखे हैं वो उतनी बार एग्जीक्यूट होके फिर उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम आज लूप के मतलब लूप कब कब किस किस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन या फिर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होता है, मैं आज आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए। उसके बाद यूजर को एक मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, यूजर एक नंबर इनपुट करो, सॉरी एंटर नंबर। ठीक है, यूजर ये मैसेज देखा तो नंबर इनपुट वो करेगा। तो नंबर को इनपुट अगर कर दिया लेकिन उसको कहीं मेमोरी में तो स्टोर करवाएंगे ना, तो मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए किसी भी वैल्यू को जो कि यूजर इनपुट करता है उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है स्कैन एफ। ठीक है ना, स्कैन एफ में हम लिखेंगे परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी? परसेंटेज डी बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ये क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर ही डेसिमल कहलाता है। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अगर हम किसी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं ना, तो उस वेरिएबल को जहाँ पे मेमोरी मिला है ना वहाँ पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाए। अब उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल किए हैं टेबल। बेसिकली हम टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी नंबर का, जो कि बहुत ही एक इजी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं ए क्या है, वो वैल्यू जो यूजर इनपुट कर रहा है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे इस फंक्शन में जो कि लोकल होगा इंट ए। ठीक है, ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, रेफरेंस नहीं। यहाँ पे हम इस चैनल पे मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में डिफरेंस भी बताया है। ठीक है, ये फंक्शन जो कॉल किया इसमें हम वैल्यू पास किए हैं। अब हम एक लूप चलाते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई असाइन 1, जिस बेसिकली हम 1 से लेकर 10 तक, जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 10 तक ही पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है हम उसको 1 से लेकर 100 तक भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट जनरल जो प्रैक्टिस है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई प्लस प्लस, और इस लूप में हम सिंपली प्रिंट एफ कर देंगे क्या, परसेंटेज डी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ए इंटू आई। ठीक है, बस हमारा कोड कंप्लीट है। इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। एंटर अ नंबर, लेट्स से 18, 19, 19, 38, 57। तो ये 19 का टेबल बेसिकली 10 टाइम्स क्या आएगा वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम रिकर्शन से करना चाहेंगे ना, वो भी हो सकता है। टेबल अंडरस्कोर रिकर्शन, इसमें भी हम ए वैल्यू पास कर दिए और इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा। ठीक है, ये फंक्शन एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या इंटीजर है, तो इंट ए। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक इंट आई असाइन 1। आपको मैं आगे के वीडियो में स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, वो
स्टैटिक होता है, फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये सब धीरे धीरे आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक मैं सेपरेट से ही पूरा सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। तो कंडीशन लगाते, जब भी रिकर्शन हम यूज करते हैं, रिकर्शन में 3 चीज होता है हमारे पास। एक होता है बेस केस, एक होता है कुछ वर्क, और एक होता है रिकर्सिव कॉल, ठीक है, जिसको कि हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो अगर आई, हमको एक चीज पता है, हमको आई कब तक चलाना है, 1 से स्टार्ट हो 10 तक चले। तो अगर आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है ना, तब तक प्रिंट ऑफ कर दो क्या, परसेंटेज डी ए इंटू आई, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट कर दो, और उसके बाद कुछ नहीं है, फंक्शन को फिर से कॉल कर दो, हो गया हमारा, इसी को रिकर्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों कोड में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या, प्रॉब्लम एक ही है, दोनों सॉल्व उसको कर रहा है, ठीक है। इसको पहले रन कर लेते हैं। क्या हो गया, ओके, सर्वर इज लॉस्ट, व्हाई, एंटर अ नंबर, ठीक है, मैंने एंटर किया 20, दोनों हमारा क्या आउटपुट लाया, 20 का टेबल प्रिंट कर दिया। मतलब एक ही कोडिंग प्रॉब्लम है, बट उसको हम रिकर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो रिकर्सिव कोड है ना, ये उतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं एफिशिएंट है, प्रॉब्लम तो सॉल्व ये भी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हमारा ये भी कर रहा है, बट द की डिफरेंस इज ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा इन कंपैरिजन टू ये। तो इटरेटिव कोड जनरली रिकर्सिव कोड से अच्छा ही होता है। अगर इन केस अगर हम ये बेस केस डालते ही नहीं, तो हमारा रिकर्शन कभी स्टॉप होता ही नहीं, ये बार बार खुद को कॉल करते रहता। इसको यही नहीं हम बताए कि कब तुमको रुकना है, बस इसको ये पता है कि जब तक ये नहीं हो तब तक ये काम करते रहो। अगर हम बेस केस दे भी देते और ये आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते ही नहीं ना, तब भी ये हमारा काम होते रहता, क्योंकि आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हम रिकर्शन यूज करते हैं ना, तो उसका टर्मिनेशन केस या फिर जिसको कहते हैं हम बेस केस, जहाँ पे हमारा रिकर्शन स्टॉप होगा, वो हमको पहले से समझ आना ही चाहिए, क्योंकि बिना उसके समझे हमारा काम होगा ही नहीं, और फालतू का हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। तो जनरली रिकर्सिव कोड से अच्छा इटरेटिव कोड होता है, बट जैसे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी ग्राफ, डीएफएस, बीएफएस, इस सब में हम रिकर्शन यूज करते हैं। उसके पीछे भी रीजन बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे आगे के वीडियो में मैं आऊँगा, उस सबको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपली फॉर लूप बताया। फॉर लूप का क्या होता है सिंटैक्स, हम पहले लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम इसको इनिशियलाइजेशन नहीं भी बोले ना, तो इसको एक्सप्रेशन 1 कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन 2 कहते हैं, इसको एक्सप्रेशन 3 कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 1 में इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब हम आई का वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए। अगर हम ऐसा भी कर सकते थे, इंट आई असाइन 1, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ नहीं लिखते, बट एक सेमी कॉलन इज मस्ट, ठीक है ना। तो आई का वैल्यू 1 हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर कर देगा। आई का वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 10, हाँ भाई ऐसा ट्रू है, 1 छोटा होता है। फॉर लूप के बॉडी में आए ए इंटू आई, ये क्या है जो वैल्यू है, जैसे 18 इंटू 1, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर कंट्रोल हमारा इस कंडीशन पे आया 2 लेस देन 10, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह हमारा ये लूप चलता रहेगा। कब तक लूप चलेगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा कंट्रोल इस लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली जितनी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो या तो रिकर्शन के कारण आती है या तो लूप के कारण आती है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाइल लूप क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।